हम पढ़ेंगे इटली के नगरों के पुनरुत्थान के बारे में। ठीक है, तो एक प्रश्न बनेगा कि जब इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र का विनाश कब हो गया था? तो इंग्लैंड नहीं, इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र का विनाश उस समय हुआ जब पश्चिमी रोम साम्राज्य का पतन हो गया था। उसके बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र का भी विनाश हो गया था। ठीक है, इस समय इटली में कोई भी एकीकृत सरकार नहीं दिख रही थी। रोम का जो पोप था वो तो अपने जिस क्षेत्र में रह रहा है वहाँ पे तो उसको सार्वभौम शक्ति प्राप्त थी, लेकिन अगर समस्त यूरोप की बात करें तो समस्त यूरोप के राजनीतिक में इस पोप का कोई भी मजबूत स्थान नहीं था। एक लंबे अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे थे और इन बदलाव का कारण था सामंती संबंध। ठीक है, सामंती संबंधों के कारण यहाँ पे बदलाव दिख रहा था तो पश्चिमी यूरोप में दिख रहा था, और वहाँ पे जो लातिनी चर्च था उसके नेतृत्व में पश्चिमी यूरोप का एकीकरण हो रहा था। ठीक है, इसी समय पूर्वी यूरोप जो था उसमें बेंजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदला था, यानी पश्चिमी यूरोप का जो स्वरूप था वहाँ पे जो बदलाव देखने को मिल रहा था वो बेंजेंटाइन शासन के बदलाव में देखने को मिल रहा था। ठीक है, और कुछ क्षेत्रों में इस्लामी एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली जो था एक कमजोर देश था क्योंकि उसका जो हिस्सा था कई हिस्सों में बटा हुआ था। इन सब परिवर्तनों के चलते इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्राप्त होती है, यानी ये जो बदलाव हो रहे थे पश्चिमी यूरोप में, पूर्वी यूरोप में। ठीक है, तो इन सब बदलावों में किसके लिए पुनरुत्थान में सहायता प्रदान हो रही थी? तो इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान हो रही थी। ठीक है, इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित कब हुए थे? तो इटली के तटवर्ती बंदरगाह उस समय पुनर्जीवित हुए जब बेंजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार फिर से बढ़ने लगे थे। मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार कब आरंभ किया था? तो 12वीं शताब्दी में मंगोलों ने चीन के साथ रेशम व्यापार आरंभ किया था। उसी समय जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम का व्यापार आरंभ किया था उसी समय उसके चलते पश्चिमी यूरोप के देशों में भी व्यापार को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो इस तरह से जो व्यापार हो रहे थे तो इटली भी एक मुख्य नगर के रूप में उभर कर सामने आया, क्योंकि इटली था उसका एक शक्तिशाली साम्राज्य का अंग तो भले ही ना थे, लेकिन उसने अपने आप को क्या मान रहा था? उस समय नगर राज्य का एक समूह मानते थे। कौन? इटली। इटली में नगर थे कौन कौन से समय प्रमुख नगर थे इटली में? फ्लोरेंस था, वेनिस था। ठीक है, फ्लोरेंस और वेनिस जो थे वो गणराज्य थे और जो राज्य थे वो दरबारी नगर के क्षेत्र में आते थे। ठीक है, इटली में सर्वाधिक जीवंत शहरों का उदाहरण किसमें देखने को मिलता है? तो जीवंत शहर में पहला उदाहरण वेनिस में देखने को मिलता है और दूसरा जिनेवा में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ ये जो थे इटली में जो घटनाएं घट रही थी कि यहाँ पे नगर राज्य का निर्माण हो रहा था, तो और यूरोपों में स्थिति क्यों नहीं देखने को मिल रही थी? तो यूरोप के अन्य क्षेत्रों में यह स्थिति इसलिए नहीं देखने को मिल रही थी क्योंकि वहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनैतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। क्योंकि इटली में जो था यहाँ पे सबसे प्रभुत्व सर्वोच्च किसका था? तो यहाँ पे व्यापारी जो थे, महाजन जो थे, वो शासन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। अगर अब बात करें कि यहाँ पे जहाँ कई शासन राजा द्वारा निरंकुश शासन भी किया जाता था तो इटली के लोग अपने आप को वहाँ का नागरिक मान लिए थे पूरा तरह से। नगर राज्य के बारे में एक उदाहरण देखने को मिलता है। इस नगर राज्य का जो प्रचलित देखने को मिलता है, किसने लिखा था इसके ऊपर ग्रंथ? तो ग्रंथ लिखा था द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस। इस ग्रंथ को किसने लिखा था? तो कार्डिनल गैस्पारो